वेलकम बैक टू स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर। वीडियो क्वालिटी को 480 पिक्सल पर सेट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। प्रीवियस क्लास में हमने स्टेप नंबर 3 को एक्सप्लोर किया था, जो कि मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स था। हमने उसमें देखा कि हमें मैन्यूअर्स क्यों लगते हैं, उसके बाद मैन्यूअर्स क्या है, मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। तो अब बढ़ते हैं इसी डायरेक्शन में हम आगे। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन द कॉलम ए एंड कॉलम बी। सो कॉलम ए कुछ इस प्रकार है और कॉलम बी कुछ इस प्रकार है। सो ये कॉलम ए है और कॉलम बी है। तो हमें स्टार्टिंग में पढ़ा था कि खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में लगते हैं। तो डेफिनेटली रेनी सीजन में राइस लगता है, हमें पता है। तो पैडी और राइस, पैडी तो ये ऑप्शन है खरीफ क्रॉप्स के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ई फर्स्ट का। रबी क्रॉप्स हमें पता है जो भी सूखी चीज होते हैं, जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, जो कि हम विंटर सीजन और स्टार्ट ऑफ समर सीजन में लेते हैं, वो है हमारे रबी क्रॉप्स। तो वीट, ग्राम और पी ये हमारे रबी क्रॉप्स है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके। केमिकल फर्टिलाइजर अभी हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़िया, यूरिया, सल्फेट, नाइट्रोजन, फॉस्फेट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए ऑप्शन नंबर बी। और ऑर्गेनिक मैन्यूअर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी जिसे हम कहते हैं, वो हमें पता है कि वो हमें डिकम्पोजिशन से मिलता है, कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट या प्लांट रेसिड्यू से। सो ऑप्शन नंबर सी is the answer of this question. Okay, so after this question let's move ahead. आगे का पॉइंट हमारे इसमें डिस्कशन में है एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूअर। कि मैन्यूअर जो है इसका एडवांटेज क्या है। हमने अक्सर सुना है आजकल कि जो भी हम खाना खाते हैं वो अगर ओरिजिनल हो, ओरिजिनल का मीनिंग ही होता है कि जो मैन्यूअर से बनाया हो, ना कि फर्टिलाइजर से। सो ऐसे क्या क्या एडवांटेजेस है मैन्यूअर के और फर्टिलाइजर जिसके कारण हम इसे प्रिफर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट कि ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बनाए रखता है। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, इसे ये बनाए रखता है, इसे मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी कारण, मैन्यूअर के कारण सॉइल का जो क्वालिटी है वो पोरस हो जाता है। आपने ये चीज मटके में भी देखा होगा। पोरस मतलब एरेशन पॉसिबल होता है, एयर अंदर बाहर आ जा सकती है, ब्रीदिंग मोर इजी हो जाता है, उसे हम कहते हैं सॉइल का पोरस होना। सो ये एक एडवांटेज है। थर्ड है कि क्योंकि मैन्यूअर ये है ही ऑर्गेनिक, तो ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, अर्थवॉर्म हो गया या अदर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया, उसे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इंक्रीज करता है, उनकी ग्रोथ के लिए भी ये काम करता है। तो ये है थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट, इन सभी के कारण जो सॉइल का एक टेक्सचर होता है, जैसे हम हमेशा लैंड खरीदते वक्त देखते हैं कि जमीन कैसी है, ठीक है, तो जो टेक्सचर है सॉइल का वो ये इम्प्रूव करता है। तो ये हो गए, तो इस प्रकार हो गए ये 4 एडवांटेजेस मैन्यूअर के। लेकिन अब इसे याद कैसे रखा जाए, तो इसे याद करने के लिए एक इमेज का हम सहारा लेते हैं, जिसके कारण हम इसे याद करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। ये इमेज, तो ये है हमारा मैन्यूअर जो हम हमेशा इसे यूज करते थे, देखते थे एज अ पिक्चर। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो इसके लिए आप इस मटके का सहारा ले सकते हैं। मटके में हम पानी रखते हैं, तो इससे आपको फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। उसी प्रकार अब मटका हमें पता है कि ये पोरस होता है, ये एयर को अंदर बाहर जाने के लिए इसका जो पोरस सरफेस है ये यूज होता है, जिसके कारण पानी ठंडा रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा सॉइल पोरस से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ से इसे याद रख सकते हैं। फिर मैंने ये कुछ माइक्रोब्स ग्रीन कलर का रखा है, आजकल तो कोरोना वैसे चल ही रहा है, तो माइक्रोब्स का या वायरस बैक्टीरिया का इमेज हमें स्ट्रांगली पता है।
ग्रीन रखा है इसलिए यूजफुल। तो जो थर्ड हमारा जो पॉइंट है कि ये फ्रेंडली माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए यूजफुल होता है, तो आप इस पॉइंट से इसे याद रखते हैं। और फोर्थ पॉइंट है कि सॉइल की टेक्सचर, ये आप देख रहे हैं कि सॉइल का ये कुछ टेक्सचर है, ऑलराइट, ये टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो फोर्थ पॉइंट आप यहाँ से ध्यान, इस प्रकार इस इमेज के कारण आप एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर को या ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन है वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है? जैसे जैसे हम मैन्योर और फर्टिलाइजर अब ऐड कर रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है कि जो सॉइल में हम मल्टीपल क्रॉप्स जो लेते हैं उसके कारण सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड ना हो, रिप्लेनिश हो। तो इसी प्रकार इसी डायरेक्शन में और एक मेथड है जिसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो ये क्या है, ये क्रॉप रोटेशन देखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स एक के बाद एक लेते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? कॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग का मीनिंग है जो एक मेक को सूट करे, एक मेक की सहायता करे। आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी सुना होगा मैथ्स में, उसी प्रकार तो वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग होता है ऐसे क्रॉप्स जो एक मेक को सूट करे, एक मेक की हेल्प करे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं जैसे वीट और लेग्यूम्स। वीट मतलब गेहूं, लेग्यूम्स मतलब दाना, जैसे कि सेंग दाना। अभी होता क्या है, वीट को लगता है नाइट्रोजन, ठीक है, और लेग्यूम्स देता है नाइट्रोजन। मतलब वीट के लिए नाइट्रोजन लगता है, ऑन द अदर हैंड लेग्यूम जब हम लगाते हैं तो वो सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इस प्रकार अगर हम वीट के बाद अगर लेग्यूम्स लगाते हैं तो सॉइल में का जो नाइट्रोजन जो वीट ने कंज्यूम कर लिया है वो लेग्यूम्स फिर से सॉइल को रिटर्न बैक देता है। इसी को ही क्रॉप रोटेशन बोलते हैं और ऐसे क्रॉप्स को ही हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स कहते हैं। ओके, सो ये नाइट्रोजन कौन देता है? आपने नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके पहले शायद पढ़ा होगा। तो इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया करके होता है लेग्यूम्स प्लांट में, जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नाइट्रोजन को फिक्स करता है और सॉइल को प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। सो लेट अस गेट इज रिवाइड। Till now we have seen about fertilizers and manure. Okay. Today we resume our topic from advantages of manure, where we have typically 4 points to be remembered. It water holding capacity, then soil porous nature, then attracts or increase the friendly microbes, and also improves the texture of the soil. These 4 points we have learned or we can remember with the help of this image. First, water holding capacity like a matka. Next, porous nature for in and out of aeration. Third, friendly, it attracts or helps growth of friendly microbes. And fourth, it improves the quality of the soil. Next, we have also seen about crop rotation. That crop rotation is nothing but planting the complementary crops one after another, so that whatever the nutrients that is taken by the first crop is replenished by the another crop. Okay, for example, wheat, it takes the nitrogen from the soil, whereas legumes, it provides nitrogen to the soil. Okay, so let us move ahead. तो देख लेते हैं एक बार फ्लो ऑफ टॉपिक पर कि हमने क्या पढ़ा है और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 हमारी थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो हमने स्टार्टिंग में कवर कर ली। उसके बाद हमने सोइंग को देखा था, और रिसेंटली हमने मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स को पढ़ा, उनमें कि क्यों लगता है, वर्सेस एडवांटेजेस, और ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जस्ट हमने कंप्लीट किया। सो स्टेप नंबर 1, 2, 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं स्टेप नंबर 4, जिस है जो हम यूजुअली हमेशा बोलते हैं कि खत पानी। तो ये खत वाला पार्ट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं पानी वाले पार्ट पर, जो हमारा स्टेप नंबर 4 है। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि इरिगेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी ट्रेडिशनल 4 मेथड्स है, जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, एक ओवरव्यू लेना है, एक पिक्चर देखना है। उसके बारे में हमें मॉडर्न मेथड्स है जिसके बारे में हमें एक्चुअली थोड़ा देखना है, पढ़ना है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। इरिगेशन, स्टेप नंबर 4। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इरिगेशन।
इरिगेशन के बारे में हमें जनरल आइडिया है ही कि इरिगेशन मतलब क्या, जो क्रॉप्स होते हैं फील्ड में उनको पानी देना। ये हो गया कि इरिगेशन क्या है, क्या क्या आंसर हो गया। फिर क्यों वाटर क्यों देना पड़ता है क्रॉप को? अगर सीड आपने किसी भी सीड को देखा होगा, वो हार्ड होती है। ओके, उसका जो आउटर पार्ट होता है वो हार्ड होता है। जब तक उसे पानी नहीं मिलता है तो वो सीड खुलती नहीं है और प्लांट में कन्वर्ट नहीं होती है। इस प्रोसेस को जर्मिनेशन ऑफ सीड भी कहा जाता है। ठीक है, सो वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड मतलब सीड्स का खुलकर प्लांट में कन्वर्शन होना या प्लांट प्लांट होना के लिए हमें चाहिए। उसी प्रकार हम प्लांट्स किस प्रकार देते हैं, या रूट्स के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स, उसी से फर्टिलाइजर्स या मिनरल्स भी प्लांट के साथ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सो ओके, सो देखते हैं हम। सो फर्स्ट पॉइंट वॉट से आप ध्यान रखेंगे कि वॉट मतलब सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स। ओके, इसको इरिगेशन कहते हैं। तो वॉट से फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखता है वाई, क्योंकि हमें करना है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स तभी पॉसिबल है जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो, जैसे कि पानी हो, ओके, वेदर अच्छा हो। ड्राई या बहुत धूप में जर्मिनेशन ऑफ प्लांट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट की हाउ, कैसे होता है? वाया रूट्स। रूट्स से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करती है, उसके साथ ही मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स और अदर न्यूट्रिएंट्स को भी ये वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेस है, मतलब इरिगेशन मतलब पानी के क्या क्या सोर्सेस है? तो डेफिनेटली हमें थोड़ा ना थोड़ा इसमें आइडिया है कि हम वाटर कहाँ से लेते हैं। कुएं से लेते हैं, उसके बाद नदी से, तालाब से, ओके, या छोटे पॉन्ड से। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन काफी ऑब्वियस है कि हम वेल से लेते हैं, वेल मतलब कुआं। उसके बाद ट्यूबवेल से भी लेते हैं, जो कुएं जैसा ही एक सिस्टम होता है जिसका फिगर हम जल्द ही देखेंगे। पॉन्ड, पॉन्ड मतलब एक छोटा एरिया जिसमें पानी है। पॉन्ड का ही अगर बड़ा रूप लेते हैं, एक इनलार्ज पॉन्ड, तो उसे हम कहेंगे लेक्स। फिर रिवर यानी नदी। डैम्स एंड कैनल्स हमें पता है, अगर बहते हुए पानी को रोक के उसके ऊपर डैम बनाया जाता है, जिसमें से फिर कैनल्स का एक नेटवर्क निकालते हैं जो कि फार्मर्स के अलग अलग लैंड की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। तो ये हो गया डैम्स और कैनल। तो ये हो गए सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इरिगेशन में, जैसे हम स्टार्टिंग में ही देखा कि दो प्रकार की मेथड्स है। एक है ट्रेडिशनल मेथड्स और एक है मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड के बारे में हम देखेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन या कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट हमें नाम याद रखना है और एक ओवरव्यू देख लेना है, ताकि हम मॉडर्न मेथड्स पढ़ सके और उसमें क्या चेंजेस है। तो एक ट्रेडिशनल मेथड का जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पर हुआ है कि इसमें ह्यूमन लेबर लगता है। ओके, अगर ह्यूमन लेबर स्टार्टिंग में हम ह्यूमन लेबर से लेते हैं या फिर कैटल से लेते हैं, इसी इसी बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन है नीचे 4 टाइप्स में। ये मेथड्स चीपर है, ट्रेडिशनल है ऑफ कोर्स, बट ये लेस एफिशिएंट है, इसमें वाटर का कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं होता है। सो फर्स्ट मेथड इसमें है मोट। मोट का मीनिंग होता है खाई। खाई आपने सुना होगा। तो इसमें होता क्या है, ओके, इसमें होता क्या है कि वेल को एक अपर पार्ट में रखा जाता है अर्थ क्रस्ट के, और वहां से काइंड ऑफ एक खाई बनाई जाती है। वेल में से पानी निकाल के ये अपर पार्ट में डाला जाता है, जिसके कारण ये स्लोप, जिसे हम मोट या खाई कहते हैं, जिसके कारण पानी इधर उधर बहता है और पूरे फार्म को जाता है। डेफिनेटली इसके कारण वाटर वेस्ट भी होता है, इसलिए हम इसे लेस इफिशिएंट कहते हैं। पर क्योंकि इसमें हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है, तो ये चीपर भी है। ऑलराइट, इसमें ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होता है, आपको खींचना है, पानी निकालना है और डालना है, कि ये कंप्लीटली लेबर, ह्यूमन लेबर पर डिपेंड है। सो ये हो गया मोड। नेक्स्ट मेथड है चेन। इस जैसे इसमें खाई बनाई जाती है वैसे ही, और ह्यूमन लेबर से होता है, इसी प्रकार ये भी उसी प्रकार का सिस्टम है, बस इसमें एक चेन, ये जो चेन पार्ट है वो एक इन्वॉल्व होता है। ये चेन के कारण ऑटोमेटिक ये पानी
लिया जाता है वाटर सोर्स से और ये चेन यहाँ तक आके लटक जाती है, फिर से रिवर्स जाता है, ये फिल कर लेता है वाटर बॉडी से और फिर से। तो यहाँ पे हमें चेन का यूज होता है और और इसी प्रकार एक स्टील या वुडन स्क्वायर का अरेंजमेंट किया जाता है जिसमें चेन के थ्रू पानी आता है और ये फिर फील्ड को दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं चेन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है इसे ढेकली कहते हैं। ढेकली, ये जो सिस्टम आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो स्टोन के थ्रू पानी को ऊपर लाया जाता है, इस प्रकार ये आपने रेलवे स्टेशन पर गेट को ऊपर और नीचे करने के लिए भी देखा होता है। यहाँ पे स्टोन की मदद ली जाती है, ह्यूमन एफर्ट के साथ यहाँ पे स्टोन की मदद ली जाती है पानी को निकालने में और फिर ये ऐसा पूरे फील्ड में सर्कुलेट किया जाता है। तो इसे ढेकली मेथड कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को या जो इस पार्ट को हम ढेकली कहते हैं, इसे इसलिए ढेकली सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है राहत। राहत लाइक ह्यूमन को अभी राहत दे दी गई है और अभी ह्यूमन की जगह हम एनिमल लेबर यूज कर रहे हैं, कैटल्स यूज कर रहे हैं। ये कैटल आपने ये गांव में हमेशा देखे भी होगा। ये सिस्टम कुछ इस प्रकार के है, जैसे कि ये कैटल रोटेट करता है, इस ये सिस्टम इससे लिंक्ड है। तो ये वाटर का जो ये सर्कुलर आप जो पीछे देख रहे हैं, सर्कुलर जो पाथ है, ये रोटेट करता है। इस पॉइंट पे वाटर वाटर बॉडी से पानी ले लेता है और इस पॉइंट पे, अपर पॉइंट पे ये पानी नीचे गिरता है जो कि फिर फील्ड को सर्कुलेट होता है। तो इस प्रकार ट्रेडिशनल इरिगेशन के 4 मेथड्स है। पहले में कंप्लीटली ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है और खाई बनाई जाती है। दूसरे में चेन की मदद लेती है और एक वुडन ब्लॉक रखा जाता है जिसमें पानी सर्कुलेट किया जाता है। थर्ड मेथड में ये ढेकली सिस्टम बनाया जाता है पत्थरों की मदद लेके, जिसके कारण पानी निकाला जाता है और फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस से इसे सर्कुलेट किया जाता है। और फोर्थ मेथड में कैटल का यूज किया जाता है, इंसान को राहत दे जाती है, कंफर्ट दे दिया जाता है। तो ये राहत सिस्टम है। तो इस प्रकार इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स हमने यहाँ पे देख लिए। सो इसे लेट अस रिवाइज इट वन मोर टाइम्स. So step number 4 after the step number 3, that is fertilizer and manure, is nothing but irrigation. In irrigation, we can remember the first 3 point by asking question, what is irrigation? Irrigation is nothing but supplying the water to the crops at regular interval. Why it is required? We know that the germination of seed, that is opening of the seed so that it gets converted into a plant, takes place only under the favorable condition, that is in presence of water and suitable atmosphere. It cannot take place in dry weathers or dry condition, so hence we require water. And then how the absorption of the water takes place? It takes place via the roots of the plant. Along with water, we also mix fertilizers and nutrients to help the germination of plant or growth of the plant. So if you ask these 3 questions, what, why and how, you get an answers and you can remember these 3 points. Of course, sources of irrigation, we are very well known about it, that we have wells, that is kua, then ponds, then lakes, then rivers. And nowadays we block the water and construct the dam over it, and then we supply various canals to the farmers. Okay, so dams and canal are also the methods. Then then we come to the traditional. What are the traditional methods? Traditional methods are nothing but depending on the labor. If human is providing labor or its cattle is providing labor. Okay, of course these are cheaper because we do not require like pumps or any electricity, but they are less efficient because water flow everywhere and there is a wastage of water. Okay, so it's not complete efficient. Okay, in this direction we have seen 4 methods. First is the mode where water is emptied at higher altitude and thus it flows to the lower altitude, that is the farm. Okay, it is completely human work or human labor based method. Next is chain. We use the chain, we just make a little engineering part in this. We add a chain and thus like kind of make it automated using chain and pulley. We also require less labor and we circulate the water using such blocks.
Third method is using what is called as the Dhekli system. This method that we also seen at railway station and at other places, using stones we pull up the water, and using human it is circulated. In method number 4, instead of human we now use cattle or animals, and we build a system with the circulatory system, with the help of which automatically water get picked up at this point, and it's emptied at this point and is circulated to water. Okay, so here we have completed the traditional methods. आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग।